हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं सारे के सारे, तो आपको इसमें बहुत सारा याद भी करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जो सरफेस पर ही सब्सटेंस अटैच हो, ऐसी प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर H2O गैस का सिलिका जेल पर एडजॉर्प्शन होता है। H2O का सिलिका जेल पर एडजॉर्प्शन होता है, जबकि H2O का एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पर एब्जॉर्प्शन होता है। देखो नीचे मैंने एब्जॉर्प्शन का टर्म लिखा हुआ है। ये जो एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ पर सिलिका जेल पर H2O का एडजॉर्प्शन होता है। ये मैंने दोनों इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन तो आपको डिफरेंस कर सकें आप उसको। अच्छा, इम्प्योरिटीज का चारकोल पर एडजॉर्प्शन होता है। आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफाइड जो आता है हमारे पास, उसके अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड्स लगी होती है ना, वो ब्लैक कलर की रॉड्स पर इम्प्योरिटीज एडजॉर्ब हो सकती हैं। वो चारकोल की बनी होती है, तो इम्प्योरिटीज एडजॉर्ब हो सकती है। यानी पानी, इम्प्योर वाटर जब उसके आसपास से गुजरता है तो उस पानी के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज उस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखो, पानी के अंदर गैस का डिजोल्व होना, आप जानते हैं एयर डिजोल्व रहती है पानी के अंदर, एयर का डिजोल्व होना एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ओके, एक और बात, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन कांस्टेंट। ओके, नाउ डिजॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव होने लगे, उसे बोलते हैं डिजॉर्प्शन, यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। सरफेस पर जैसे स्टोन है, स्टोन को पानी में डाला, स्टोन को बाहर निकाला, पानी से वो पूरा पूरा गीला हो गया, वेट हो गया। ये अगर आप स्टोन को ब्रेक करेंगे तो अंदर से पूरा ड्राई मिलेगा। यानी स्टोन की सरफेस पर पानी का एडजॉर्प्शन हुआ। पानी जो एडजॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे हम एडजॉर्बेट, और स्टोन को हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ओके, तो पानी का एडजॉर्प्शन हुआ। अब पानी उससे डिजॉर्प्शन होने लगे, अगर उसको सनलाइट मिलेगी तो डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा उसकी सरफेस से। इसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट टर्म आती है सॉर्प्शन। ऐसी प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस हो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं। एडजॉर्प्शन, वन इज केमिजॉर्प्शन जिसे केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं, सेकंड इज फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में नाम से क्लियर है, केमिकल बॉन्ड बनते होंगे। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इसका मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो सबसे पहली बात ये कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है केमिकल एडजॉर्प्शन में या केमिजॉर्प्शन में। वीक इंट्रैक्शन होती है, वीक वनडरल फोर्सेस होते हैं इन फिजिकल एडजॉर्प्शन में। डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है केमिकल एडजॉर्प्शन में, -80 टू -240 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिलीज हो रही है। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप यही बोल सकते हैं 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल हीट इसमें रिलीज होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में -20 टू -40 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि इसमें 20 किलो जूल से 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो मोनोलेयर प्रोसेस है। मोनोलेयर प्रोसेस है यानी कि सिंगल लेयर बनती है, क्योंकि आप जरा सोचो, एक सरफेस पर जो वैलेंसी ओपन है वहां पर अगर कोई पार्टिकल आके उन वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसके ऊपर दूसरी लेयर अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि सारी वैलेंसी तो फर्स्ट लेयर में ही खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर प्रोसेस होती है, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर अटैच हो सकती हैं, तो इसे बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी केमिजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फिजिजॉर्प्शन में ऐसी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है रिलेटिवली। आप देखो पहले जो जहां तक पीक बढ़ रहा है, अगर बहुत ज्यादा देंगे तो ठीक है बॉन्ड ब्रेक
के बराबर एनर्जी देंगे तो फिर तो डिजॉर्प्शन हो ही जाएगा, लेकिन हम बॉन्ड ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन फिजिजॉर्प्शन में अगर आप हीट दोगे तो सरफेस से मॉलिक्यूल रिमूव कर जाएंगे, यानी कि फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। हाई टेम्परेचर पर फिजिजॉर्प्शन कम होता है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर फिजिजॉर्प्शन कम होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखो T1 टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा, T2 पे उससे कम देखने को मिलेगा, T3 पे उससे कम देखने को मिलेगा। यानी सबसे कम एडजॉर्प्शन जिस टेम्परेचर पर हुआ है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। एक्स बाय एम को हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेट। एम इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट। जो सब्सटेंस अटैच हो रहा है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पर अटैच हो रहा है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। फ्राउनलेस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में सुनो, इसने जो बताया वो ये कि लो प्रेशर अगर होगा तो गैस का एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दिखाई देगा, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप यहां से यहां तक देखें, ओरिजिन से लेकर यहां तक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, यानी कि एक्स बाय एम प्रोपोर्शनल टू पी। लेकिन अगर आप एक बहुत ज्यादा प्रेशर, यानी कि सारा एडजॉर्प्शन हो गया उसके बाद की बात करें, अगर आप और प्रेशर बढ़ाएंगे यानी हाई प्रेशर में देखें तो एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि प्रेशर की पावर लो प्रेशर में 1 है और हाई प्रेशर में पावर 0 है। इसका मतलब अगर मॉडरेट रेंज में बात करेंगे, इस रेंज में मॉडरेट रेंज में, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1 बाई n, यानी पावर P की पावर 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगी। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1 बाई n। आप इसको लिखो x अपॉन m इक्वल टू K P टू द पावर 1 बाई n। लॉग प्लेस कर दो, इक्वेशन बना लो। आप देखो स्लोप आपको क्या मिलेगा? 1 बाई n। स्लोप पर हो सकता है कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। नेक्स्ट है लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये वही टर्म है, एक्चुअली इन्होंने इसी फ्राउनलेस की बात को प्रूव किया। ये इक्वेशन है, इसमें जो ए और बी आपको दिख रहे हैं ये वान डेर वाल्स कांस्टेंट है। ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा हुआ है गैस स्टेट में। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम लो प्रेशर रेंज में करें, इफ लो प्रेशर रेंज की बात करें तो इसमें लो प्रेशर अगर होगा तो 1 प्लस बीपी को हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर ने बहुत कम है। इसका मतलब ये कि x अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आ गया? ए पी। ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब x अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू पी आ गया, p टू द पावर 1। तो ये लो प्रेशर में इसने भी तो ये बोला था कि x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसका मतलब ये बात सही है, लैंगमूर भी इसी बात को प्रूव कर रहा है। अब यहां पर अगर हम हाई प्रेशर में बात करें, इफ हाई प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा है तो x अपॉन एम प्रोपोर्शनल टू, यानी 1 प्लस बीपी को हम बीपी लिख सकते हैं, यानी कि एपी अपॉन बीपी आ गया। एपी अपॉन बीपी आ गया, यानी ए अपॉन बी आ गया, यानी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यानी प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया। और यहां पर यही बात बोली गई थी कि हाई प्रेशर पे ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हो सकता है लैंगमूर पे कोई टर्म आ जाए तो आपको बताना पड़ जाए। नेक्स्ट, फैक्टर्स दोज कैन अफेक्ट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन इफेक्ट करता है? नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस आप देखो अलग अलग गैस में ए मतलब अट्रैक्शन पावर अलग अलग होती है। तो जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है ए की वैल्यू वो अलग अलग होती है, CO2 में अलग होगी, H2 में अलग होगी, हीलियम में अलग होगी। तो इसका मतलब जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, यानी नेचर ऑफ गैस। सेकंड, प्रेशर ऑफ गैस। अभी हमने पढ़ा ऊपर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होगा, ये इफेक्ट डालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी आप जिस पर एडजॉर्ब कर पा रहे हैं, जिस पार्टिकल पर आप एडजॉर्ब कर पा रहे हैं, अगर उस पर जैसे एक कोई बॉक्स ले लो, आप क्यूब ले लीजिए, क्यूब के चारों तरफ
कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके और टुकड़े कर देंगे तो अंदर से और भी तो नई सरफेसेज ओपन हो जाएंगी। तो अंदर से और नई सरफेसेज ओपन हो जाएंगी, इसका मतलब ये कि वो और ज़्यादा एडजॉर्प्शन कर सकता है। इसी टाइप से आप उसके और टुकड़े कर दो, यानी पाउडर बना दो। अगर आप उस सब्सटेंस को या सॉलिड को पाउडर बना देंगे तो उसमें नंबर ऑफ सरफेसेज ओपन हो जाएंगी, यानी उस पर और ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो सकेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है। नेक्स्ट, कोलोइडल सॉल्यूशन, मेनली हमें इसी में पढ़ना है। कोलोइडल सॉल्यूशन, पहली बात तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं, दिमाग में बिठा लो, राइट। हमें पढ़ना यही टॉपिक है। यहाँ 3 तरह के सॉल्यूशन लिखे मैंने, एक कोलोइडल, एक ट्रू और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम सॉल्यूट बोल सकते हैं यहाँ पर, कोलोइडल पार्टिकल्स, उनका डायमीटर रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, राइट। इसी टाइप से ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, यानी इसमें जो पार्टिकल हैं उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है। और सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये भी हेट्रोजीनियस होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, लेकिन हमको इसमें पढ़ना कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम कोलोइडल की बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड में देखो, इट इज, इसमें ये जो टेबल बनी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जानना चाहिए, इसमें कल के पेपर में काम भी आ जाएगा आपको ये, राइट। तो आप देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, इट इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले हमने किया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब डिस्पर्स फेज मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम वो सॉल्वेंट जिसमें वो मिक्स हैं। और टाइप्स ऑफ कोलोइड क्या बना, एग्जाम्पल, पहली बात, अगर मीडियम सॉलिड है तो आप बाय डिफॉल्ट उसे सॉलिड सॉल बोलोगे, चलेगा, सॉलिड सॉल। एक जगह जेल उसका पर्टिकुलर नेम है, बाकी आप उसे सॉलिड सॉल बोल सकते हैं। और अगर गैस मतलब एयर, गैस अगर मीडियम है तो आप उसे एरोसॉल बोल सकते हैं, एरोसॉल। अब आप देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूट यानी कि डीपी पार्टिकल्स हमारे पास सॉलिड है, डीएम पार्टिकल्स सॉलिड है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, जेम स्टोन, कुछ या सम कलर्ड ग्लास जो आते हैं वो, है ना। नेक्स्ट, डीपी पार्टिकल सॉलिड, डीएम पार्टिकल्स लिक्विड। अब लिक्विड है तो आपको पता है लिक्विड में आप जनरली सॉल्यूट मिलाते हैं, आप उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन ना बोलना, आपको बोलना पड़ेगा सॉल, पर्टिकुलर नाम दिया गया है सॉल, राइट। इसके एग्जांपल है हमारे पास पेंट्स, सेल फ्लूइड्स एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड, डीपी पार्टिकल्स, डीएम गैस। अब एयर मतलब गैस, एक तरह से गैस को हम एयर जैसा मान लें तो हम इसको बोल सकते हैं एरोसॉल। कौन सा सॉल बन गया, एरोसॉल। स्मोक, डस्ट। नेक्स्ट लिक्विड, डीपी पार्टिकल्स, डीएम सॉलिड, स्पेशल नेम है भाई जेल, याद रखिएगा। एग्जांपल चीज, जेलीज एटसेट्रा। डीपी पार्टिकल लिक्विड, डीपी पार्टिकल लिक्विड, डीएम लिक्विड, इमल्सन, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर एटसेट्रा। डीपी पार्टिकल्स लिक्विड, डीएम गैस, फिर से नाम आ गया एरोसॉल क्योंकि यहाँ गैस मीडियम है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे, ये सब एग्जाम्पल हैं एरोसॉल के हमारे पास, जिसमें लिक्विड मिक्स विद गैस। ओके, नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिलाया यानी कि हमारे पास क्या बन गया, सॉलिड सॉल। प्यूमाइस स्टोन, फोम रबर एटसेट्रा। गैस को लिक्विड में मिलाया, फोम, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लेदर एटसेट्रा। अब आता है बात कि सर गैस वाला, तो गैस को गैस में मिलाएंगे तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस नहीं होगा, वो कोलोइडल सॉल में नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। अब डीपी पार्टिकल डीएम पार्टिकल्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अगर अट्रैक्शन होगा तो हम उसे लायोफोबिक बोलेंगे, यानी सॉल्वेंट लविंग, लायो मतलब सॉल्वेंट, और जब रिपेल होगा तो लायोफोबिक बोलेंगे। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर होगा तो हम उसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लायोफोबिक में।
ये लिखा है लायोफिलिक एंड दिस इज लायोफोबिक। ओके, तो लायोफिलिक में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स लायोफिलिक। लायोफोबिक में रिपल्सन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है, यानी दोबारा से बनाया सकता है, आसानी से बनाया सकता है। ओके, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है, अगर एक बार रिवर्स हो जाए तो उसको दोबारा बनाना बहुत टिपिकल होता है। लायोफिलिक स्टेबल इन नेचर, राइट। लायोफोबिक अनस्टेबल इन नेचर। लायोफोबिक को बनाए रखने के लिए कुछ हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जिनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं गोल्ड नंबर। ये अपने आप कोएगुलेट नहीं होते, कांट बी कोएगुलेट, इजीली कोएगुलेट। कौन से? लायोफिलिक। लायोफोबिक इजीली कोएगुलेट हो सकते हैं। लायोफिलिक इफेक्टिव सॉल्वेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जिस सॉल्वेंट में इनको डाला उससे आसानी से काफी इंट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन लायोफोबिक में इफेक्टिव सॉल्वेशन नहीं होता है। अगर पानी यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह होता तो हम उसे हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डीपी पार्टिकल। 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, सेकंड इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में क्या केस होता है आप समझना जरा। जब हम बात करते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में, इसमें जो पार्टिकल्स मिक्स करते हैं हम सॉल्वेंट में या डीएम में, उन पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है, कोलोइडल पार्टिकल से बहुत छोटा होता है। अब वो कोलोइडल की तरह बिहेव तो कर नहीं सकते, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में एसोसिएट होकर, आपस में एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर से ले, जिसके डायमीटर की रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। ऐसा पार्टिकल जब बन जाता है तो वो कोलोइडल की तरह बिहेव करने लगता है। कोलोइडल की तरह बिहेव करने लगता है यानी कि वो कहलाता है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। सल्फर के पार्टिकल्स मिलकर ऐसा ही कोलोइडल बनाता है। नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको, बड़े पार्टिकल का मतलब है जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, जैसे प्रोटीन वगैरह, अगर प्रोटीन को हम सुटेबल सॉल्वेंट में डालें तो ये बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। इस टाइप से जो कोलोइडल सॉल्व बनता है उसे बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड कोलाइड। सोप या डिटर्जेंट में हम इसकी बात करते हैं। C17 H35 C17 H35 COONA, राइट, ऐसे कंपाउंड। तो अब आप देखो इसमें ये इतना सा बड़ा पार्ट आप देख रहे हो, एन निकल जाएगा तो ये पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये टेल है उसमें। तो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये जिगजैग जो बनाया हुआ है ये नॉन पोलर पार्ट, और जो सर्किल बनाया हुआ है वो है पोलर पार्ट, राइट। अब पोलर पार्ट पोलर से अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम डिटर्जेंट या सोप को पानी में मिला देते हैं तो जो पोलर पार्ट है वो पानी से या Na पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होता रहता है, तो ये एक तरह से एसोसिएटेड कोलाइड बन जाता है। नॉन पोलर पार्ट एक जगह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और इस टाइप से एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं मिसेल, या इसको हम बोल सकते हैं मिसेल फॉर्मेशन, और ये कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड। जिस कंसंट्रेशन पर मिसेल फॉर्मेशन बन सकती है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही बनती है, उससे कम कंसंट्रेशन में मिसेल फॉर्मेशन नहीं होती, उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। सोप के लिए ये क्वांटिटी लगभग 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻³ मोल पर लीटर है, राइट। और जिस टेम्परेचर पर ये मिसेल फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड बनाने के कुछ तरीके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन मेथड, इसके बाद आता है डिस्पर्सन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में फिजिकल मेथड, इसमें एक्सेसिव कूलिंग मेथड। एक्सेसिव कूलिंग मेथड में क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, एक छोटी सी किसी बोतल के अंदर आपने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर आपने कुछ ड्रॉप्स वाटर मिला दिए और उसको वेल शेक किया। जब आप इसको वेल शेक करेंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें इधर उधर मिक्स हो जाएंगी। अब आप इस बोतल को एकदम से फ्रीजर में या ठंडी जगह में रख दो, एकदम से जैसे ठंडा करोगे इसको तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाएगी और छोटे छोटे आइस पार्टिकल बन जाएंगे। ये छोटे छोटे आइस पार्टिकल
किसकी तरह काम करने लगे, कॉलॉइड की तरह। तो ये एक्सेसिव कूलिंग के कारण हुआ ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेसिव कूलिंग मेथड। दूसरा आता है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में आप समझो सल्फर एल्कोहल में डिजोल्व हो सकता है, लेकिन सल्फर पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सल्फर को एल्कोहल में डिजोल्व कर लिया, अब हम उसमें से स्मॉल अमाउंट लेंगे, स्मॉल अमाउंट, और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में मिला देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो जो अल्कोहल है वो तो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल के साथ में जो सल्फर आया वो पानी में इधर उधर डिस्पर्स हो जाएगा, और वो किसकी तरह काम करने लगेगा, कॉलोइडल सॉल्ट की तरह काम करने लगेगा, कॉलोइडल सॉल्ट की तरह काम करने लगेगा। यानी यहाँ पर पहले सॉल्वेंट कौन था, अल्कोहल, बाद में सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, तो सॉल्वेंट एक्सचेंज में हो गया। इस तरह से जो मेथड का नाम दिया गया सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, और इससे सल्फर सॉल्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल मेथड। इस पर मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। AS2O3 H2O से रिएक्ट करके AS2S3 बनाता है, और ये H2S3 सॉल्ट की तरह काम करता है। FeCl3 H2O से रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बनाता है, ये भी सॉल्ट की तरह काम करता है। H2S SO2 से रिएक्ट करके सल्फर बनाता है, ये सल्फर भी सॉल्ट की तरह काम करता है, क्योंकि ये बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस में, तो मीडियम में डिस्पर्स रहते हैं, तो ये कॉलोइड सॉल्ट की तरह काम करते हैं। AuCl3 फॉर्मेल्डिहाइड से पानी से रिएक्ट करके AU बनाता है, ये भी सॉल्ट की तरह काम करता है। ओके, नाउ डिस्पर्सन मेथड अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल मेथड। अब हमारे पास कौन सा है, डिस्पर्सन मेथड। बड़ा अच्छा मेथड है, इसमें एक एग्जांपल है ब्रीडिक्स आर्क मेथड। आप देखो ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये मान लीजिए पानी है, इसके अंदर हमने कोई छोटे छोटे पार्टिकल, सॉफ्ट मेटल के पार्टिकल जैसे कि गोल्ड वगैरह के पार्टिकल ग्राइंड करके डालती है। जब आप उन्हें ग्राइंड करके इसके अंदर डालोगे तो क्या वो फ्लोट करेंगे, नहीं, वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। अब हमने इसमें 2 आर्क लगा दिए, इन आर्क को जो हम कनेक्ट करेंगे तो इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उससे वो सॉफ्ट मेटल वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे। जब वो वेपराइज हो रहे होंगे तो ये ग्रीन कलर से देखो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं, ये वेपराइज होकर ऊपर उठ रहे होंगे। जब ये ऊपर की तरफ आ रहे होंगे तो हम यहाँ पर साइड में, आप देखो यहाँ पर मैं लिखा है आइस फॉर कूलिंग, साइड में आइस डाल देंगे या कूलिंग कोई मटेरियल डाल देंगे जिससे उसका टेम्परेचर एकदम से गिर जाए। जैसे टेम्परेचर गिरेगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे थे, डिस्पर्स हो रहे थे, वो वहीं कंडेंस हो जाएंगे, और वहीं कंडेंस हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स वहीं पर कॉलिडर की तरह काम करने लगे। अब ये जो प्रोसेस है इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें डिस्पर्सन भी हुआ, पहले पार्टिकल वेपराइज हुए, डिस्पर्स हुए, और फिर कूलिंग के कारण वो कंडेंस हो गए वहीं पर। तो इसमें डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन है प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना, पेप्टाइजेशन कहलाता है। अब प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना है तो आप देखो फ्रेश पीपीटी को आप कॉलोइडल सॉल्ट बनाना है, राइट। तो आपने फ्रेश पीपीटी लिया और उसे सॉल्वेंट में मिला दिया। अरे सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वो जब पीपीटी है तो डिसॉल्व तो होगा ही नहीं ना। जैसे मान लीजिए हमने AgCl लिया, AgCl को हमने पानी में मिलाया, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है ये, तो पानी में मिलाया ये सॉल्व नहीं होगा और ये सस्पेंडेड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर जो सर्किल मैंने बनाए हुए हैं वो सर्किल हैं AgCl, ये AgCl। अब इसे मुझे इसमें डिसॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बात ध्यान सुनो, AgCl की सरफेस पर या तो Ag डिपॉजिट हो सकता है या Cl नेगेटिव डिपॉजिट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर यही 2 आयन प्रेजेंट हैं। यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, वही आयन इसमें डिपॉजिट होगा जो आयन उसमें प्रेजेंट है। तो आप देखिए मैंने ये बोला कि इसके अंदर मैंने Ag पॉजिटिव डाल दिया, जैसे ही मैंने Ag पॉजिटिव डाला तो Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अगर Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पे जाके डिपॉजिट होगा तो आप जरा देखो AgCl डॉट Ag पॉजिटिव एक पार्टिकल बन गया, दूसरा पार्टिकल AgCl डॉट Ag पॉजिटिव दूसरा पार्टिकल बन गया। यानी अब दोनों पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये पार्टिकल सेम चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो डिस्पर्स हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, पूरे सॉल्यूशन में बिखर जाएंगे। जब सॉल्यूशन में बिखर जाएंगे तो ये एक सॉल्व बन गया, राइट। यानी प्रेसिपिटेट को हमने कॉलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। मैंने यहाँ कुछ तरीका लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से देखना। इसमें AgNO3 प्लस NaCl कन्वर्ट इंटू AgCl प्लस NaNO3। मैंने बोला हुआ है यहाँ NaCl एक्सेस में, अगर ज्यादा NaCl यानी रिएक्शन के बाद में सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ना। लेकिन आपको पता है कि AgCl की सरफेस पर
Cl नेगेटिव आयन आकर डिपॉजिट हो सकता है, तो AgCl की सरफेस पे आके Cl नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो गया। अब जब Cl नेगेटिव आयन यहाँ डिपॉजिट हो गया तो मीडियम में कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। ये जो नेगेटिव डिपॉजिट हुआ इस कारण से हम इसको बोलेंगे नेगेटिव सॉल्व। क्या नाम देंगे इसको, नेगेटिव सॉल्व। तो नेगेटिव सॉल्व नाम इसलिए दिया गया क्योंकि डीपी पार्टिकल्स, ये डीपी पार्टिकल्स हैं और मीडियम पॉजिटिव है, तो डीपी पार्टिकल्स नेगेटिव होते हैं। तो जो डीपी पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, डीएम होगा। डीएम पॉजिटिवली चार्ज होगा, डीपी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे। और डीपी पार्टिकल जैसे चार्ज के होंगे वैसे ही नाम दिया गया है नेगेटिव सॉल्व। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर अगर AgNO3 एक्सेस में होता तो, चलिए AgNO3 अगर एक्सेस में होता तो NaCl में जब हमने इसको NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये AgCl प्रेसिपिटेट बना और AgCl प्रेसिपिटेट बनने के बाद AgCl की सरफेस पे Ag पॉजिटिव आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव सॉल्व। और जब पॉजिटिव सॉल्व बन गया यानी डीपी पार्टिकल कैसे हैं इसमें, पॉजिटिव, और डीएम पार्टिकल कैसे हैं इसमें, नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव अगर इस पे आके डिपॉजिट हो गया तो जो NO3 नेगेटिव बचा वो NO3 नेगेटिव के कारण मीडियम कैसा हो गया, नेगेटिव। अच्छा एक बात और, अब जैसे मैंने ये बोला AgCl.Ag पॉजिटिव, इस ये अट्रैक्ट किससे होगा, NO3 नेगेटिव से। तो यहां पर एक डबल लेयर फॉर्मेशन हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो इन दोनों के कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। इस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल ये कहलाती है, जो मैंने Ag पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड लेयर, इसको बोलते हैं इमूवेबल लेयर, इसको बोलते हैं मूवेबल लेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो ये लिखा था मैंने इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ये बन गया। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड क्या है, सबसे पहली बात, कॉलॉइडल भी एक तरह के सॉल्यूशन है और आपने लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो प्रॉपर्टीज करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड, नंबर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइडल सॉल्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें होंगी, बट स्मॉल एक्सटेंट में होंगी, क्योंकि कॉलॉइडल पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, हम बहुत बड़े इफेक्टिव सॉल्यूशन की बात कर नहीं रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कम एक्सटेंट तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्या कॉलॉइडल पार्टिकल एक जगह रुके बैठे हैं, भाई सॉल्यूशन वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है ना, यानी इनमें ब्राउनियन मूवमेंट है, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अगर हम कॉलॉइडल सॉल्व से लाइट पास करें तो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी ये टिंडल इफेक्ट वगैरह भी शो करते हैं, तो इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया कि जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन कॉलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी किसी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर डिपॉजिट हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी चार्ज हो तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसको प्रूव कैसे करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर देखो एक यू शेप का ट्यूब लिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू शेप का ट्यूब लिया और उसमें हमने कोई सॉल्व ले लिया, जैसे मैंने AS2S3 का नेगेटिव सॉल्व होता है उसे ले लिया। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, अगर नेगेटिव सॉल्व है इसके अंदर डीएम पार्टिकल पॉजिटिव होंगे और डीपी पार्टिकल्स नेगेटिव। अब जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव एंड आ गया, इधर नेगेटिव एंड आ गया। तो ये जो नेगेटिव सॉल्व है, नेगेटिव सॉल्व के डीपी पार्टिकल कहीं पर पॉजिटिव एंड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी ना, तभी तो जाके डिपॉजिट हुए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अच्छा, इसी से हम एक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होता है, अच्छा ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पास होता है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। तो आप देखो जरा ध्यान से, मैंने ये एक सॉल्व लिया, इसमें मैंने ये बोला कि यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, ये SPM है, SPM जो, और इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। तो इस पोर्ट से केवल सॉल्वेंट पास होगा, तो जब मान लीजिए ये नेगेटिव सॉल्व है, अगर ये नेगेटिव सॉल्व तो डीएम पार्टिकल कैसे होंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होंगे तो वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव एंड की तरफ। तो ये देखो मैंने नेगेटिव एंड से इधर इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, तो ये नेगेटिव एंड की तरफ डीएम पार्टिकल पास होना शुरू हो जाएंगे।
राइट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एसपीएम से। चलिए नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें भी मेनली ये जो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी-स्कल्स रूल। चलिए खैर मैं थोड़े नाम जल्दी जल्दी बता दूं आपको। नंबर फर्स्ट, बाय बॉइलिंग। हम बॉइलिंग करते हैं तो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, या तो वो फ्लोट करने लगते हैं या सस्पेंडेड हो जाते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग कोएगुलेशन, जो अलग हो जाते हैं। अच्छा, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या एक्यूमुलेशन, कोई भी नाम आ जाए एक ही बात है। दूसरा है हमारे पास बाय डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, हम किसी कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट या पानी भरा पड़ा होता है, इसके अंदर हम कॉलोइडल भरकर एक फिल्टर पेपर से बना हुआ एक बैग होता है जिसमें हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन भर दिया और यहाँ से पानी की सप्लाई करते हैं और ये पानी ओवरफ्लो में इधर से निकलता रहता है। तो होता क्या है, इसके अंदर जो ऐसे आयंस या ऐसे पार्टिकल जो कॉलोइडल पार्टिकल में नहीं होना चाहिए वो बाहर आ जाते हैं और यहाँ से ये बाहर निकलते हैं। इस टाइप से कॉलोइडल पार्टिकल्स बचे रहते हैं इस कॉलोइडल इस बैग के अंदर, राइट। तो इस टाइप से भी हम इनको अलग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बाय एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल्व। अच्छा, इसमें से जब आयंस बाहर आ जाएंगे तो सॉलिड जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल बचे रहेंगे तो सस्पेंडेड हो जाएंगे, तो कोएगुलेट हो गए। थर्ड इज बाय एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल्व। अब आप जरा समझ रहे हैं, यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास AgCl.Ag पॉजिटिव है और ये दूसरा AgCl.Cl नेगेटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जब तक डिस्पर्स हैं, डिस्पर्स क्यों हैं? क्योंकि AgCl की सरफेस पे आके Ag पॉजिटिव डिपॉजिट हो गया था, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करने लगे थे और वो डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन अगर AgCl की सरफेस से Ag पॉजिटिव हट जाए या वो न्यूट्रल हो जाए तो ये वापस से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को, ये पॉजिटिव सॉल है और ये नेगेटिव सॉल है, अगर हम दोनों को आपस में मिला दें तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, न्यूट्रल होने के बाद में सस्पेंडेड हो जाएंगे। यही हेडिंग में लिखा हुआ है, बाय एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज सॉल। नेक्स्ट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला दें जो प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, लेकिन कैटायन का प्रेसिपिटेशन करना है यानी पॉजिटिव सॉल का प्रेसिपिटेशन करना है तो हमें एनाइन मिलाना पड़ेगा। अगर हमें नेगेटिव सॉल्व का प्रेसिपिटेशन करना है तो हमें कैटायन मिलाना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर इस रूल को बोला गया हार्डी-स्कल्स रूल। कैटायंस आर इफेक्टिव इन कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व। मैंने बोला नेगेटिव सॉल्व को कोएगुलेट कराना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? कैटायंस। ऐसे पॉजिटिव सॉल्व को अगर कोएगुलेट कराना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा? एनायंस, राइट। मोर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन बेटर कोएगुलेटिंग आयन। अब समझते हैं इस बात को। जैसे मैंने ये बोला कि मुझे किसी पॉजिटिव सॉल्व नेगेटिव सॉल्व को कोएगुलेट कराना है तो नेगेटिव सॉल्व को कोएगुलेट करा सकते हैं AS ट्रिपल पॉजिटिव से, BA डबल पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव से। हमें इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी लेनी पड़ेगी? ऑब्वियसली Na पॉजिटिव की, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तभी मिल पाएगा जब Na पॉजिटिव ज्यादा लेंगे। लेकिन अगर हम उसकी जगह AS ट्रिपल पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी कम क्वांटिटी में ही ज्यादा चार्ज मिल जाएगा। इसका मतलब ज्यादा अच्छा कोएगुलेटिंग पावर किस में है? ज्यादा अच्छा कोएगुलेटिंग पावर है जिस पे चार्ज ज्यादा है। मैंने यही स्टेटमेंट लिखा है, मोर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन बेटर कोएगुलेटिंग आयन, राइट। और मोर कोएगुलेटिंग पावर भी बोल सकते हैं इसको। तो आप देखिए कोएगुलेटिंग पावर किस में ज्यादा है? जिसमें चार्ज ज्यादा है। AS ट्रिपल पॉजिटिव इज हायर देन BA डबल पॉजिटिव इज हायर देन Na पॉजिटिव। अच्छा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ती है यानी हम उसको कोएगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। कोएगुलेटिंग वैल्यू जिसकी कम है यानी उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। अब देखो कम क्वांटिटी हमें किसकी लेनी पड़ेगी? AS ट्रिपल पॉजिटिव की। क्यों? क्योंकि इसकी कम क्वांटिटी में ही हमको ज्यादा चार्ज मिल जाएगा, तो इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम है बट कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। उससे ज्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू किसकी है? BA डबल पॉजिटिव। उससे ज्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू किसकी है? Na पॉजिटिव। यानी सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू Na पॉजिटिव की, सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर इन Na पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट इज कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्व। पॉजिटिव सॉल्व की बात कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव सॉल्व को कोएगुलेट कराना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? अनायंस। अगर हमें एनाइन लेने पड़ेंगे तो PO4 ट्रिपल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, Cl नेगेटिव। सीधी सी बात है, वही जिस पे चार्ज ज्यादा वो अच्छा कोएगुलेटिंग पावर रखता है। तो देखो कोएगुलेटिंग पावर किस में ज्यादा होगी? PO4 ट्रिपल नेगेटिव ग्रेटर देन SO4 डबल नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। कोएगुलेटिंग वैल्यू किस में ज्यादा होगी? Cl नेगेटिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है।
SO4 डबल नेगेटिव में उससे ज़्यादा, उससे कम होगी, और PO4 ट्रिपल नेगेटिव की कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि उसमें कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, उसकी उस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है, चार्ज सबसे ज़्यादा, उसके मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चार्ज ज़्यादा होने के कारण उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी हमको। नाउ नेक्स्ट इज इमल्सन। इमल्सन दो तरह के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर टाइप, तो हम उसे लिखते हैं OW, O/W, और एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप, यानी W/O। तो जब आपको लिखा है O/W, इसका मतलब ऑयल इज अ DP एंड वाटर इज DM, और W/O लिखा है, इसका मतलब वाटर इन ऑयल, यानी वाटर इज DP एंड ऑयल इज DM। नाउ नेक्स्ट इज एंजाइम। एंजाइम एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आ गई भाई, पर्टिकुलर ये एंजाइम पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम किस में, कहाँ से सोर्स मिलता है उसका, या किस रिएक्शन में यूज होता है। इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम का सोर्स होता है ईस्ट, और ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब आप समझो, ये याद भी रख सकते हो आप, क्योंकि इसको आपने काफी पढ़ा भी है केमिकल काइनेटिक्स में, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। तो आपने सुक्रोज को देखो इन्वर्ट कर देता है, तो इन्वर्जन में जो प्रोसेस में यूज हो रहा है उसका नाम हो गया इन्वर्टेज, राइट। ऐसे जाइमेज, जाइमेज का सोर्स होता है ईस्ट, ये ग्लूकोज को एल्कोहल और या इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। डाइस्टेज, इसका सोर्स होता है माल्ट, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट माल्टेज, इसका सोर्स होता है ईस्ट, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यूरिएज, इसका सोर्स होता है सोयाबीन, ये यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट होता है पेप्सिन, इसका सोर्स होता है स्टमक, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। नंबर फर्स्ट, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई, बहुत ध्यान से। एंजाइम तो स्पेशल होते हैं भाई, स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं। मोस्ट हाईली एफिशिएंट, मोस्ट हाईली एफिशिएंट का मतलब है ये 1 मिनट के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक स्पेशल बात ये और होती है, हाई स्पेसिफिक नेचर, यानी ये इन्वर्टेज इस रिएक्शन के अलावा किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्पेसिफिक नेचर है भाई। ये कई मिलियन सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन करेगा केवल इसी रिएक्शन के लिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें यूज करो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी और दूसरी रिएक्शन में ये काम नहीं करेगा। तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर भाई। नेक्स्ट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये टेम्परेचर लगभग 300 से लेकर 310 केल्विन के बीच में ऑब्जर्व की गई है कि इस बीच में एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, ये भी देखा गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पीएच वैल्यू 5 से लेकर 7 पीएच अगर होगा तो एक्टिविटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी इनकी, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम पीएच होगा तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड, अगर इनके कोई सपोर्टर्स हैं, एक्टिवेटर्स है, कोएंजाइम जैसे जिंक आयन या Fe डबल पॉजिटिव आयन, ऐसे कोई आयन वगैरह हम इनटेक करते हैं, यानी एंजाइम्स की एक्टिविटी ये बढ़ा देते हैं। इनको भी हम कोएंजाइम बोलते हैं, जो एक्टिवेटर्स होते हैं, इन्हें प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। अच्छा, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, हम इसे लॉक एंड की सिस्टम मेथड पढ़ते हैं। जैसे एंजाइम को हमने नाम दिया की, और जो सबस्ट्रेट है जिसको ब्रेक करना है उसको हमने नाम दिया लॉक। अब लॉक खोलने के लिए की लग जाती है, फिर की अलग हो जाती है, लॉक खुल जाता है। इसी टाइप से ये कंबाइन हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ब्रेक होना शुरू हुआ इस टाइप से, और देखो ये एंजाइम फिर से अलग हो गया एज इट इज, और ये प्रोडक्ट बन गए, सबस्ट्रेट बन गए, प्रोडक्ट अलग हो गए। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम या की होती है। ओके ना, लास्ट में रखा है मैंने इस टॉपिक को, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड। मे भी इस पर क्वेश्चन आ जाए, बट इस पर मुझे थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट जरूर है, बट क्वेश्चन कम पूछते हैं इस पर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड। नंबर फर्स्ट, डायलिसिस। डायलिसिस से मैंने अभी ऊपर समझाया कि इसमें हम एक बैग रख देते हैं, इस बैग में कॉलोइडल सॉल्यूशन भरा होता है, यहाँ से हम सॉल्वेंट या वाटर की सप्लाई करते हैं। वाटर की सप्लाई करते हैं तो उसमें से आयनिक पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं, पानी में आते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। इस टाइप से
जो प्रोसेस उसमें जो मैंने रेड कलर से शो किया है आयनिक पार्टिकल को, ये बाहर आ जाएंगे इसमें से डिफ्यूजन की प्रोसेस की तरह और वाटर के साथ वो बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप से धीरे धीरे कॉलोइडल सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा, उसमें से सारे आयंस निकल जाएंगे। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या चीज़ होगी भाई? इलेक्ट्रोडायलिसिस वही मेथड है, बट इसमें क्या है, हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ये कॉलोइडल सॉल्यूशन भरा पड़ा है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। जब हमने इनको लगा दिया तो क्या होगा, जो अच्छा ये सॉल्यूशन पानी वानी भरा पड़ा है, तो जो प्रोसेस पहले हम कर रहे थे वो बहुत स्लो प्रोसेस थी, बहुत बहुत स्लो। अब इलेक्ट्रोड लगा दिए तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जिनको जो आयनिक पार्टिकल्स हैं, आयन पार्टिकल हैं, वो बहुत स्पीडली बाहर आ जाएंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड पे चले जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंड पे चले जाएंगे, बहुत स्पीडली बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाँ याद रखिए, कॉलोइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ आयन चार्ज पार्टिकल्स बाहर आएंगे और वो जाके इधर जल्दी से डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी ये बहुत स्पीड में होती है डायलिसिस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, जरा समझो। हमने मार्केट से एक फिल्टर पेपर खरीदा, उस फिल्टर पेपर से अगर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो उसके अंदर जो पोर्स हैं उससे कॉलोइडल पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे। तो हम करते क्या है, मार्केट से जो फिल्टर पेपर लाए उसे हम 4% नाइट्रोसेल्युलोज के कॉलोइडल सॉल्व में मिक्स किया, उसे फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया और उसे हमने ड्राई होने दिया। ड्राई किया, उससे क्या होगा, उसके ऊपर एक जिलेटिन लेयर आके डिपॉजिट हो जाएगी। जब उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, उसके बाद में उसके जो पोर्स का साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। यानी अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को पास करेंगे तो पूरा लिक्विड और रेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा, लेकिन इस पर कॉलोइडल पार्टिकल्स बच जाएंगे। इन कॉलोइडल पार्टिकल को एक फ्रेश डीएम में मिक्स कर देंगे और नया कॉलोइडल सॉल्व तैयार कर लेंगे। ये हो गया प्यूरिफिकेशन। और ये चैप्टर फिनिश। बाय।